द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो 1968 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसे हम लोग 1970s और 60s के मिड बोलते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे, एट independence about 75% of the country's population was dependent on agriculture। अब देखिए ये डेटा जो लिखा हुआ ना 75%, ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टाइमिंग क्या है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो अगर इंडिपेंडेंस की बात बताएं तो 1947 में हमारी कंट्री के 75% पॉपुलेशन क्या कर रही है, एग्रीकल्चर। Productivity in the agriculture sector was very low because of the use of old technology and the absence of required infrastructure for the vast majority of farmers। ऐसा क्यों हो पा रहा है? तो देखो, हमारी कंट्री में ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और इंफ्रा है नहीं। इंफ्रा मतलब बेसिक फैसिलिटीज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर। इन सभी चीजों की वजह से इनका क्या है, इनकम कम है। लोग तो काफी सारे मेहनत कर रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, बट उनकी इनकम कम है। इंडियाज एग्रीकल्चर वाइटली डिपेंडेंट ऑन द, मतलब टोटली जो इंडिया की एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट करती है मॉनसून पर। मॉनसून मतलब रेन पर। एग्रीकल्चर में इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इरिगेशन यानी वाटर फैसिलिटी, तो हम लोग डिपेंडेंट है मॉनसून पर। एंड इफ द मॉनसून फेल शॉर्ट, द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस they had access to irrigation facility which very few had। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मॉनसून प्रॉपर नहीं आया, मतलब रेन टाइम पर नहीं हुई, तो वाटर की कमी हो जाएगी। वाटर की कमी होगी तो इरिगेशन टाइम पे नहीं हो पाएगा, और अगर इरिगेशन टाइम पे नहीं हो पाएगा तो उस केस में आउटपुट कम आएगा, और आउटपुट कम, बहुत ही कम लोगों के पास इरिगेशन फैसिलिटी है खुद की। इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब है पानी का अरेंजमेंट, कि जिससे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर पाए। द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, स्टैग्नेशन यानी उसमें ग्रोथ ना होना। देखो मैं टर्म्स भी बता रहा हूं आपको, तो ध्यान रखिएगा। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ग्रोथ ना होना, रुक जाना, जहां का वहीं, मतलब वहीं का वहीं रुक जाने को बोलते हैं स्टैग्नेशन। इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल was permanently broken by the Green Revolution। This refers to the large increase in production of food grains resulting from the use of high yielding variety seeds। और ये नेम आपको ध्यान रखना है। वॉइस नहीं आ रही है? हाँ जी नीरू, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, वॉइस क्लियर है। अच्छा, स्नेहा को नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? आनी चाहिए। दोबारा से एक बार वॉल्यूम अप करके देखो एक बार। चलो ठीक है, दोबारा कहीं कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे HYV का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। अब इन सीड्स के होने की वजह से क्या हो गया, आउटपुट में इंप्रूवमेंट हो गया। नहीं तो पहले हमारी कंट्री में क्या है, हम लोग फूड ग्रेन्स के लिए भी डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज पर, लेकिन इसके बाद से हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। किस चीज पर? एग्रीकल्चर पर। यानी हमें अब ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है कि हम दूसरी कंट्री से खरीदें, उल्टा हम लोग दूसरी कंट्री को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया होगी कि एक्सपोर्टर है हम लोग करंट टाइम में। हाँ जी पूनम, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। स्पेशली फॉर वीट एंड राइस, सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया या फिर जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए गए, वो वीट एंड राइस में यूज किए गए। द यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। लेकिन एक समस्या थी, अगर आपको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज करना है तो आपको फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे। फर्टिलाइजर्स क्यों यूज करने पड़ेंगे? अगर आपने फर्टिलाइजर यूज नहीं किया तो कीड़े लग जाएंगे, है ना। ग्रोथ करने के लिए फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड यानी कीड़े मकोड़े से बचाने वाली दवा, फर्टिलाइजर से ग्रोथ जल्दी हो जाए, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी इन द करेक्ट क्वांटिटीज एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। तो एक तो फर्टिलाइजर चाहिए होगा, पेस्टिसाइड्स चाहिए होंगे, देन इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है वाटर की।
क्योंकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, जब वो डिजॉल्व हो जाएंगे वाटर के साथ। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही है वॉइस? इस नेहा को आई थिंक वॉइस में इश्यू आ रहा है। ठीक है, देखिए आगे। ठीक है, तो वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। वाटर सप्लाई का मतलब ही क्या होता है? इरिगेशन, जिसकी रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर के लिए पड़ रही होती है। द एप्लीकेशन ऑफ दीज इनपुट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन। इनपुट का मीनिंग होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जो हमें इनपुट देना पड़ रहा है, यानी जो चीज लगानी पड़ रही है उसे हम लोग इनपुट बोलते हैं, और इनका प्रोपोर्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। द फार्मर्स who could benefit from HYV seeds required reliable irrigation facility as well as the financial resources to purchase fertilizers and pesticides. अब होगा क्या कि HYV सीड्स खरीदने हैं तो एक तो वाटर की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, यानी इरिगेशन फैसिलिटी होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने HYV सीड्स यूज भी किया लेकिन हमारे पास वाटर की सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो भी आउटपुट नहीं आएगा। और क्योंकि हमें HYV सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो इन सभी को ग्रो मतलब खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब हो गया मनी होनी चाहिए, तभी हम जाके ये सब चीजें खरीद पा रहे होंगे। एज अ रिजल्ट, इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन approximately mid 1960s up to mid 1970s, the use of HYV seeds was restricted to the more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. इसका मतलब ये है क्योंकि मनी बहुत रिक्वायर्ड थी इसके लिए, तो शुरुआत के टाइम में यानी 1960 से लेकर 1970 के बीच में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थे ना, वो सिर्फ उन स्टेट के फार्मर यूज कर पा रहे थे जो लोग रिच थे। और रिच फार्मर कहाँ के थे? जैसे पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया एंड तमिलनाडु। फर्दर, द यूज ऑफ HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only। और स्टार्टिंग में व्हीट ग्रोइंग रीजन, जहां पे गेहूं उगाया जाता था, वहीं के लोगों को फायदा हुआ। और ये कहां पे हो रहा है? पंजाब और हरियाणा में। तो देखिए यहाँ पे पंजाब का नाम तो उन्हें पढ़ ही लिया। इन द सेकेंड फेज, तो फर्स्ट फेज में तो सिर्फ रिच लोग यूज कर पाए इसको, जो वहां पे रिच फार्मर्स थे। लेकिन सेकेंड फेज में द ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1970s टू मिड 1980s, the HYV technology spread to a larger number of states and benefited more variety of crops। तो सेकेंड जो हाफ मतलब सेकेंड फेज जो इसका रहा, वो ज्यादा वैरायटी ज्यादा लोगों तक पहुंचा, और यहाँ पे ज्यादातर जो स्टेट्स थे जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही थी वहां पे फर्टिलाइजर के फॉर्म में मतलब यहाँ वहां पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए जाने लग गए और ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे स्प्रेड हो गया। द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी enabled India to achieve self-sufficiency in food grains। और हुआ ये कि सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप की गई हमारे थ्रू। इसका मीनिंग होता है कि जितना हमें खाने के लिए चाहिए हमारे कंट्री के लोगों को, उतना हमने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया नो लॉन्गर हैड टू बी एट द मर्सी ऑफ अमेरिका। अब हम किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मर्सी यानी दया, तो अमेरिका की दया पर हम लोग नहीं है। और एनी अदर नेशन फॉर मीटिंग इट्स फूड रिक्वायरमेंट। अब हम किसी भी दूसरी कंट्री पर अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट नहीं रहे। उससे पहले हम लोग अमेरिका से, कनाडा से और भी कुछ कंट्रीज से फूड ग्रेन्स वगैरह लिया करते थे। ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एनफ। तो हमने क्या किया, एग्रीकल्चरल फील्ड में ग्रोथ तो कर ली लेकिन वो हमारे लिए एनफ नहीं थी। इफ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज, ये एक फोटो है कि किस तरीके से
जब ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया तो आउटपुट बढ़ गया, उसकी फोटो ये दिखा रहा है। ठीक है, तो हुआ कंज्यूम बाय द फार्मर देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो हमारे यहाँ समस्या ये थी कि हम जितना भी प्रोड्यूस कर रहे थे ना, उसका मैक्सिमम पार्ट हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इससे क्या नहीं फायदा हो पा रहा है कि फार्मर्स उस प्रोड्यूस को मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हैं, यानी मनी अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये सोचा गया कि मनी को कैसे अर्न किया जाए। तो सिंपल सी बात है, मनी अर्न करनी है तो हमें अपना आउटपुट और बढ़ाना पड़ेगा। तो वहां पे क्या हुआ देखिए, द हायर आउटपुट विल नॉट मेक सच एज अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी एज अ होल if on the other hand a substantial amount of agriculture produce is sold in the market by the farmers, the higher output can make। तो यहाँ पे बोला गया कि देखो अभी जितना आ रहा है, जितना आउटपुट हमारे पास है, उतना अगर हमने मार्केट में सेल किया तो कुछ नहीं होना, उससे आउटपुट आएगा ही नहीं, यानी मनी बचेगी नहीं। मनी कब बचेगी? जब हमारा आउटपुट और बढ़ जाए। जैसे सपोज कर लो किसी के एग्रीकल्चर होता है, 50 किलो ग्रेन्स ग्रो हो रहे हैं और 40 किलो तो खुद ही के कंज्यूम हो गए, तो 10 किलोग्राम बचे। अब 10 किलोग्राम को सेल करके कोई मनी में या फिर इनकम में खास चेंज तो आएगा नहीं, तो हमें अपनी इनकम और बढ़ानी थी, और उस इनकम को बढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारा एग्रीकल्चर फील्ड स्ट्रांग हो जाए। तो उसके लिए क्या किया, कैन मेक अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी, the portion of agricultural produce which is sold in the market by the farmers is called marketed surplus। तो ये वही चीज है कि जितना फार्मर्स को रिक्वायर्ड था उतना उन्होंने यूज कर लिया, देन जो एक्स्ट्रा बच गया उनके पास, जिसे वो मार्केट में सेल कर देंगे, मार्केट में सेल कर देंगे, इससे उन्हें मिलेगी मनी, और फिर वो अदर थिंग्स इसी के थ्रू बाय कर रहे होंगे। तो इसे बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। आगे देखिए, अ गुड प्रपोर्शन ऑफ द राइस एंड wheat produced during the green revolution period available as marketed surplus was sold by the farmers in the market। As a result, the price of food grain declined relative to other item of consumption। अब हुआ ये कि जब हमारे ग्रेन्स का आउटपुट बढ़ा तो हम फूड ग्रेन्स को मार्केट में सेल करेंगे, और जब किसी चीज का आउटपुट बढ़ जाता है, यानी जिसकी सप्लाई बढ़ जाती है, समझो आप कि सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसकी प्राइस अपने आप ही क्या हो जाती है, कम। फॉर एग्जाम्पल, अभी के टाइम में डायमंड और गोल्ड की सप्लाई कम है, दैट्स वाई इनकी प्राइस हाई है। नहीं तो एक जमाना था, जब आप लोगों को ध्यान हो, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, कि पहले के टाइम में एल्यूमिनियम, है ना, जब 1700 की बात कर रहे हैं, 1789 वाला टाइम जो था, उस टाइम एल्यूमिनियम ही बहुत कम अमाउंट में मिलता था, तो लोग उस टाइम एल्यूमिनियम यूज किया करते थे, है ना। तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कम है, और जो चीज कम अवेलेबल होती है उसी की प्राइस ज्यादा होती है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि फूड ग्रेन्स अब बहुत ज्यादा अमाउंट में होने लग गए, तो हम देखते हैं कि अब फूड ग्रेन्स की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Then the low income groups who spend a large percentage of their income on food benefit from this decline in relative prices। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि एक जिसकी इनकम कम है, उस फैमिली के लोग पहले अपनी इनकम का मैक्सिमम पार्ट फूड खरीदने में खर्च कर रहे थे। फूड खरीदने में खर्च करने का मतलब ये होता है कि जिससे वो बस फूड ले पाए खाना खाने के लिए, खाना रेगुलर खाना है, हर दिन खाना है। अब हुआ ये कि फूड की प्राइसेस डिक्लाइन कर गई, यानी ग्रेन प्राइसेस डाउन हो गई, और जब ग्रेन की प्राइसेस डाउन हो जाएंगी तो उनके पास एक्स्ट्रा मनी बचेगा बाकी काम करने के लिए। द ग्रीन रेवोल्यूशन enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage। अब गवर्नमेंट ने ये भी सोचा कि यार क्यों ना फूड का स्टॉक रखा जाए, ग्रेन्स का स्टॉक रखा जाए, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। सपोज करो कि किसी साल फ्लड आ गया या फिर किसी साल रेन ही नहीं हुई, तो उस केस में होगा क्या कि फूड ग्रेन्स की कमी पड़ जाएगी, और फूड ग्रेन्स की कमी पड़ी तो लोग हो सकता है भूखों मरना पड़ जाए उनको। क्योंकि आपको ध्यान होगा, आपने 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस से पहले एक बार क्या हुआ था, फेमाइन आया था बंगाल में, है ना, याद है, थोड़ा बहुत याद आ रही है चीज?
1943 के आसपास, जी सर। है ना। उसमें लगभग 30 लाख लोगों की भूख से, यानी फूड के शॉर्टेज की वजह से क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो वही चीज है कि फूड की शॉर्टेज की वजह से डेथ ना हो, इसीलिए अब क्या किया गया, फूड का बफर स्टॉक बनाया गया। फूड का क्या किया जा रहा है, बफर स्टॉक बनाया जा रहा है। While the nation had immensely benefited from the Green Revolution, the technology involved was not free from risks. तो कहने वाली बात यह है कि अब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन का, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो क्या रिस्क भी आती है। वन सच रिस्क was the possibility that it would increase the disparities between small and big farmers। तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से स्मॉल और बिग फार्मर्स के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। Since only the big farmers could afford the required input, क्योंकि सिर्फ बड़े फार्मर्स के पास ही इतना रुपया है, इतना पैसा है कि वो इनपुट्स खरीद पाए। इनपुट्स में क्या, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो सब चीजें, thereby reaping most of the benefits of the green revolution। Moreover, the high yield variety crops were also more prone to attack by pests, and the small farmers who adopt this technology could lose everything in a पेस्ट, मतलब पेस्ट अटैक। पेस्ट यानी कीड़े मीड़े, कीड़े छोटे मोटे जो अपने एग्रीकल्चरल प्लांट को खा सकते हैं। बोला ये क्या था कि जो लोग ग्रीन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं, वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो सकता है कि मतलब उन पर जल्दी से कीड़े अटैक कर देते हैं। और कीड़े यानी पेस्ट, पेस्ट अटैक कर दिया तो अब फार्मर्स को उन पेस्ट से बचने के लिए क्या चाहिए होगा, पेस्टिसाइड चाहिए होगा। और अगर वो फार्मर्स पेस्टिसाइड्स नहीं खरीद पा रहे हैं तो दिक्कत है। अब पेस्टिसाइड कौन खरीद पाएगा, जो रिच फार्मर होगा। तो इसीलिए बोला गया कि अब हो सकता है सोसाइटी में थोड़ी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाए या फिर डिस्पैरिटीज क्रिएट हो जाए, और वही डिस्पैरिटीज आगे जाके दिक्कत कर सकती है। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि बाद में डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, या फिर होगा तो हम देखेंगे किस लिमिट तक होगा। फॉर्चुनेटली these fears did not come true because of the steps taken by the government। इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, गवर्नमेंट ने रिलेटिव रेस्पेक्टिव स्टेप्स ले लिए, और उन स्टेप्स की वजह से हुआ ये कि ऐसी नौबत नहीं आई, यानी चीजें बच गई। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन, गवर्नमेंट ने क्या किया, मनी प्रोवाइड कर दी लोन के फॉर्म में, एट लो इंटरेस्ट रेट, काफी कम रेट पर, टू स्मॉल फार्मर्स एंड सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर। सब्सिडाइज फर्टिलाइजर का मतलब ये हुआ कम रेट पर मिलने वाले फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए गए, जिससे कि हर कोई फर्टिलाइजर्स को खरीद पाए। So that small farmers could also have access to the needed input। Since the small farmers could obtain the required input, the output of small farmers equaled the output on large farmers। देखो ये इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक से पार्ट है, देखने आपको कहीं लगेगा कि ज्योग्राफी आ गई है, लेकिन ये 11th और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक्स है, मतलब ये बुक है, और इसके अंदर बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी आप सीख जाओगे। तो अगर अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बोरियत फील हो ना, तो लेकिन तब भी सुनते रहिएगा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा फेज रहा है और इससे क्वेश्चन आता ही है। दूसरी बात, इंडिया जो एक कंट्री है वो विलेज वाली कंट्री है, फार्मर्स डिपेंडेंट कंट्री है, तो इसमें हमेशा ही आपको एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर बहुत ढंग से पढ़ना है आपको। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइम में बन सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो लार्ज फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स को इक्वली बेनिफिट हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना, लोन देना, ये काम किए। एज अ रिजल्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से दोनों लोगों को फायदा हुआ, स्मॉल को भी और रिच फार्मर्स को भी। द रिस्क ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बीइंग ruined when pests attacked their crops was considerably reduced by the services rendered by the research institutes established by the government। अब सबसे बड़ा रिस्क क्या था कि पेस्ट यानी कीड़े वगैरह अटैक कर देंगे प्लांट्स पर, और इन चीजों से बचने के लिए या फिर इनको रिड्यूस करने के लिए लगातार रिसर्च की गई,
यानी उन पौधों को ऐसा क्या हम स्प्रे कर दें या फिर पौधों में क्या चीज डाली जाए कि पेस्ट इसके ऊपर अटैक ना कर पाए, यानी कीड़े जो होते हैं वो इन पर अटैक ना कर पाए। तो ऐसा कुछ किया गया और आज के टाइम में हम इनको आराम से यूज करते हैं, कीड़े वगैरह भी कम लगते हैं। You should note that the Green Revolution would have favored the rich farmers only if the state did not play an extensive role in ensuring that the small farmers also gain from the new technology। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो होता ये बोला जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया होता तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ रिच फार्मर्स को मिलता, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ सपोर्ट किया तो इसका फायदा स्मॉल फार्मर्स को भी मिला और रिच फार्मर्स को भी मिला। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, यही चीजें बोली जाती है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन से सिर्फ रिच लोगों को फायदा हुआ, रिच फार्मर को फायदा हुआ, स्मॉल को नहीं, ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, दोनों को इक्वल फायदा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेप लिए और स्टेप्स क्या लिए गए थे, लोन प्रोवाइड करने का एंड सब्सिडी प्रोवाइड करने का। अब आइए डिबेट ओवर सब्सिडीज। सब्सिडीज का मीनिंग क्या होता है, कितने लोगों को क्लियर है सब्सिडी क्या होती है? हाँ जी, आप चारों में से कितने लोगों को क्लियर है कि सब्सिडी होती क्या है? पहले तो ये बताइए। ओके, मैं बताता हूँ, देखो आपको, देखिए सपोज कर लो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने एलपीजी का सिलेंडर देखा ही होगा हर किसी ने, है ना? एलपीजी के सिलेंडर की प्राइस कितनी है अभी? जब आप मंगवाते हो तो कितने रुपए का आता है सिलेंडर? सर 920 का। 920 का। जैसे कि हम सभी लोग जानते ही हैं, अभी इसकी प्राइस क्या है, 920 है। क्या आपको आइडिया है आज से 5 साल पहले प्राइस क्या रही होगी सिलेंडर की, 5 years बिफोर? किसी को आइडिया है? सर 750 रुपए। 750 रुपए। और अगर हम उससे थोड़ा सा और पहले जाएं, और अगर हम इस गवर्नमेंट के आने से पहले की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी मतलब कुल मिला 10 साल पहले की बात ले लेते हैं, 10 साल पहले यानी 2013 की बात ले लेते हैं। 2013 में क्या प्राइस रही होगी, एनी आइडिया? सर 500। 500 सोच वैसे बोल रहे हो या सच में, मतलब ऐसे डिक्रीज करते हुए, या फिर आपको एग्जैक्ट रेट मालूम है? नहीं, मतलब हमारे साथ हुआ है, पहले 500 का ही था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। और किसी का कोई ओपिनियन? ठीक है, आप है ना इसका एलपीजी गैस का है ना एक चार्ट वगैरह आप देख सकते हो। तो इसमें रफली आपको आइडिया बता दूं कि एक टाइम था, जैसे कि 2016 के आसपास, 2016 में गैस सिलेंडर की प्राइस थी 584, ठीक है, और अभी 2023 में तो जितनी है आपको मालूम ही है। अब ये सोचो कि ये जो प्राइस पहले कम थी अभी ज्यादा, इतनी महंगाई का फर्क तो इसके ऊपर नहीं पड़ा होगा। तो पहले हो ये रहा था कि एलपीजी पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। सब्सिडी का मतलब यहाँ पे समझिए, बिल्कुल शॉर्ट में समझ जाइए, प्राइस को भूल जाओ कि क्या प्राइस रही होगी नहीं रही होगी। एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, उसमें ध्यान दीजिएगा कि सब्सिडी का मीनिंग होता क्या है प्रॉपरली। सपोज कर लीजिए कि कोई एक गुड है जो हमारे लिए इसेंशियल है, इसेंशियल मान लीजिए इसकी जरूरत हमको भी है, अमीर आदमी को भी है, गरीब आदमी को भी है, सब किसी को है, और मान लीजिए कि उसकी प्राइस है 1000 रुपए। उस गुड की प्राइस कितनी है, 1000 रुपए। वो कोई सा भी सामान हो सकता है, वो 1000 रुपए का आता है, लेकिन गरीब आदमी इस 1000 रुपए में उस चीज को खरीद नहीं सकता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसकी प्राइस मान लीजिए उसने कर दी 500 रुपए। अब एक्चुअल में उस सामान की प्राइस तो 1000 रुपए ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने पब्लिक की भलाई के लिए कि हर कोई इसको यूज कर पाए, प्राइस कितनी कर दी है, 500 रुपए। अब जो बीच में जो 500 रुपए कम किया गया है वो कौन पे करेगा? ये जो 500 रुपए है वो पे करेगी गवर्नमेंट। ये 500 रुपए कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। तो जो अमाउंट गवर्नमेंट के थ्रू पे किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडी। अब थोड़ा डेफिनेशन पर आते हैं।
ऐसा गुड जिसको रिच और पुअर दोनों ही यूज करते हो, दोनों को इक्वल रिक्वायरमेंट हो, और ऐसे गुड्स की कीमत को कम बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो रुपए देती है उसे क्या बोलते हैं? सब्सिडी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी, समझ पा रहे हैं? यस सर। तो सब्सिडी क्लियर हो गया आपको कि सब्सिडी बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट कुछ जरूरी सामानों की कीमतों को एक दायरे में बना के रखना चाहती है, और उस दायरे में बना के रखने के लिए जो अमाउंट गवर्नमेंट खुद पे करती है उसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडी। अब इस पे हो जाती है डिबेट। डिबेट क्यों हो जाती है? इस पे डिबेट इसलिए हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी स्टार्ट की कि जो लोग गरीब हैं उनको तो सब्सिडी मिलनी चाहिए, और जो लोग रिच हैं उनको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। और रिच का क्राइटेरिया बहुत छोटा ही रखा गया था, मतलब जो हल्के फुल्के भी पैसे वाले लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिले, और यहीं से इस पर डिबेट स्टार्ट होती है। तो देखिए यहाँ पे द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन of subsidy in agriculture is at present a hotly debated question। मतलब सबसे ज्यादा ज्वलंत ये मुद्दा है। ज्वलंत यानी जिस पर एकदम से पंगे हो सकते हैं, अगर इस पे बात करना स्टार्ट कर दिया जाए तो। It is generally agreed that it was necessary to use subsidies to provide an incentive for adoption of the new high-yield variety seeds technology by farmers in general and small farmers in particularly। तो बोला ये गया कि जो लोग भी एग्रीकल्चर के फील्ड में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वाली टेक्नोलॉजी अपनाएंगे उनको, और उनको मतलब उन छोटे फार्मर्स को खास तौर पर फायदा दिया जाएगा जो HYV सीड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब बोला गया पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल फार्मर्स, तो बड़े फार्मर्स ने बोला भाई हमें क्यों फायदा नहीं मिल रहा है, और यहीं पे डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। Any new technology will be looked upon on being risky by farmers। कोई भी नई टेक्नोलॉजी है फार्मर्स के लिए रिस्की हो सकती है। Subsidies were therefore needed to encourage farmers to test the new technology। और तब मनी की रिक्वायरमेंट होती है कि फार्मर्स को अगर रिस्क के लेने के लिए मनी प्रोवाइड कर दी जाए तो वो जरूर नई टेक्नोलॉजी को वो चेक कर सकते हैं कि ये सही तरीके से प्लांट ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। Some economists believe that once the technology is found profitable and is widely adopted, तो कई सारे इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे थे कि अगर ये टेक्नोलॉजी को सभी लोग अपना ले और ये टेक्नोलॉजी सही भी निकल जाए तो सब्सिडीज should be phased out since their purpose has been served। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार फार्मर्स ये टेक्नोलॉजी यूज करके ये सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ इससे फायदा ही होता है, फिर धीमे धीमे ये सब्सिडीज खत्म कर दी जाएंगी। और इसीलिए आज के टाइम में हमारे LPG सिलेंडर्स पे, ये हालांकि अलग चीज है, लेकिन LPG सिलेंडर्स पे ऑलमोस्ट सब्सिडी खत्म कर दी गई है ना। अब सब्सिडी वगैरह खत्म कर दी गई है उस पे। Further subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefit the fertilizer industry। फिर ये बोला गया कि देखो अगर बाद में भी सब्सिडी दी गई फर्टिलाइजर्स पर तो इससे फार्मर्स को तो फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है अलग बात है, लेकिन असली फायदा किनको हो जाएगा? फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को, क्योंकि जितना ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदा जाएगा उतना ही ज्यादा फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज हैं वो गवर्नमेंट से क्लेम करेंगी कि आप सब्सिडी दीजिए क्योंकि हमने इतना फर्टिलाइजर सेल कर दिया है। तो असली फायदा किन लोगों को हो गया? फर्टिलाइजर वाली इंडस्ट्रीज को। एंड अमंग फार्मर्स द सब्सिडी लार्जली बेनिफिट्स द फार्मर्स इन द मोर प्रॉस्परस रीजन। और सबसे ज्यादा ये फायदा उन जगहों पर होगा जहां के फार्मर्स पहले से थोड़े संपन्न टाइप के हैं। प्रॉस्परस यानी धनी या संपन्न। Therefore, it is argued that there is no case for continuing with fertilizer subsidy। It does not benefit the target group and it is a huge burden on the government's finance। इसीलिए बोला गया कि देखो फर्टिलाइजर्स यानी ऐसी चीजें जो प्लांट की ग्रोथ में डेवलपमेंट करने में रिस्पॉन्सिबल होती है उन्हें बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स पे मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर देना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये गवर्नमेंट के फाइनेंस पे बर्डन डालते हैं। गवर्नमेंट के फाइनेंस पे बर्डन डालना, गवर्नमेंट को घाटा पहुंचाते एक तरीके से। तो गवर्नमेंट को घाटा होगा तो जीडीपी में लॉस होगा, इस तरीके से बोला गया है। ऑन द अदर हैंड सम बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। तो एक ओपिनियन तो ये हो गया कि सब्सिडी बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? क्योंकि इससे गवर्नमेंट के ऊपर क्या बढ़ता है, बर्डन बढ़ जाता है, गवर्नमेंट को मनी पे करनी पड़ती है। तो एक ओपिनियन तो ये हो गया। तो जैसे हर पॉइंट में होता है, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बोल रहे हैं हाँ लगाइए लगाइए सब्सिडी दीजिए, और दूसरा बोल रहे हैं नहीं सब्सिडी मत दीजिए। तो वही है। दूसरा, ऑन द अदर हैंड सम बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चरल सब्सिडी बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यू टू बी अ रिस्की बिजनेस। दूसरे ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि सब्सिडी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। असल में सब्सिडी की जरूरत इसलिए है क्योंकि फार्मिंग एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। इसमें ऐसा है ना कि आप चाहकर भी रोक नहीं सकते। मालूम पड़ा कोई क्रॉप खड़ी हुई है फील्ड में और ओले गिर जाए, तो अब इसमें चाहकर भी आप उसको रोक नहीं पाओगे। तो इसीलिए बोला गया कि एग्रीकल्चर जो है वो रिस्की बिजनेस है। मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर। काफी सारे फार्मर बहुत पुअर है। दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट सब्सिडीज। उनको अगर हेल्प नहीं की गई तो वो उन सामानों को खरीद ही नहीं पाएंगे जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड है। Eliminating subsidies will increase the inequality between rich and poor farmers. अगर आपने सब्सिडीज खत्म कर दी, एलिमिनेटिंग यानी खत्म कर देना, अगर सब्सिडी खत्म कर दी तो इंक्रीज करेंगे ये इन इक्वलिटी को बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स, यानी रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में इनइक्वलिटीज बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि रिच लोग तो खरीद लेंगे, है ना, फर्टिलाइजर वगैरह, पुअर लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो पुअर पहले से पुअर था, अब फार्मिंग करेगा किसी फील्ड में तो वो उतना आउटपुट भी ग्रो नहीं कर पाएगा, तो वो और ज्यादा पुअर हो जाएगा, यानी पुअर इंसान और ज्यादा पॉवर्टी में फंस सकता है। तो between rich and violate the goal of equity, these experts argue that if the subsidies are largely benefiting the fertilizer industry and big farmers, the correct policy is not to abolish the subsidy but to take a step to ensure that only the poor farmers enjoy the benefit. अब फिर ये सोचा गया कि ठीक है भाई, सबके लिए सब्सिडी खत्म मत करो, लेकिन जो लोग पुअर हैं उन पुअर फार्मर्स के लिए तो सब्सिडी होनी ही चाहिए। तो यही चीज की गई कि अगर सबको नहीं भी दे पा रहे हैं सब्सिडी, तब भी हमें पुअर फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करनी ही चाहिए। अब फिर उसके अपने क्राइटेरिया है कि पुअर कौन होगा, कौन पुअर माना जाएगा, फिर उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो चीज अलग है। लेकिन हुआ ये कि अब पुअर फार्मर्स के लिए सब्सिडी को बोला गया कि सिर्फ पुअर फार्मर्स को सब्सिडी मिलनी चाहिए। Thus, by the late 1960s, Indian agricultural productivity had increased sufficiently to enable the country to be self-sufficient in food grains. तो हुआ ये कि अब अगर हम 1960 के बाद बात करते हैं तो आज के टाइम में हमारी कंट्री अपने आप में फूड में सफिशिएंट है। दिस इज एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। ऑन द नेगेटिव साइड, some 65% of the country's population continue to be employed in agriculture even as late as 1990s. अब दूसरी बात समझो, आज के टाइम में या फिर 1990s के अंदर हमारी कंट्री के 65% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। सुनने में अच्छी बात लग रही है, बेकार बात लग रही है? हाँ जी, देखिए अभी हम इस बात पे प्राउड कर सकते हैं कि यार हम लोगों ने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना लिया फूड ग्रेन्स के फील्ड में। किस बात पे प्राउड कर सकते हैं कि हमने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना लिया है फूड ग्रेन्स के मामले में। लेकिन 1990s में भी हमारी कंट्री के 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि होना ये चाहिए था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन या तो सेकेंडरी सेक्टर में काम करनी चाहिए थी या फिर टर्सरी सेक्टर में। सबसे कम लोग एग्रीकल्चर में काम करें और आउटपुट ज्यादा है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा अभी है नहीं। 65% पॉपुलेशन अभी भी किसमें लगी हुई है? एग्रीकल्चर में। तो ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले हमने 75 पढ़ा था। कब का था वो 75? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तब था 75। 1990 में कितना आ गया? 65। ठीक है। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड एज, ये बॉक्स वगैरह तो आप देख सकते हैं, एज अ नेशन
becomes more prosperous, the proportion of GDP contributed by agriculture as well as the proportion of population working in the sector declines considerably. तो धीमे धीमे बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूशन किस चीज का है, एग्रीकल्चर काफी ज्यादा है, लेकिन अभी टाइम के साथ अगर हम बात करें तो लगातार डिक्लाइन आ रहा है। हम टर्सरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं और हमारा प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंसी धीमे धीमे कम हो रहा है। ये चीज आती है कई बार। In India, between 1950 and 1990, the proportion of GDP contributed by agriculture declined significantly, but not the population depending on it, 67.5% in 1950 to 64.9% in 1990। तो देखो क्या चीज बोली गई है, बोल रही है कि देखो परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, देखिए यहाँ पे तो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज बोले कि कितनी पॉपुलेशन पहले डिपेंडेंट थी और कितनी पॉपुलेशन अभी डिपेंडेंट है, तो खास चेंज नहीं आया है। 1950 से 1990 40 सालों में कितना परसेंट कम हुआ है, मुश्किल से 3%। 64.5 है, 64.9 है, यानी 65 मान लो, और 67.5 है, तो 2.5 का चेंज आया है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है वो काफी लगी हुई है। Why was such a large proportion of the population engaged in agriculture, although agriculture output could have grown with much less people working in the sector? The answer is that in the industrial sector and service sector did not absorb the people working in the agriculture. ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी भी हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में क्यों लगे हुए हैं, तो इसका आंसर ये है कि हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नॉट एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को, जो वहां पे मतलब इंडस्ट्रीज में और सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा लोगों को जॉब नहीं मिल पाई। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आगे देखिए, हाँ फिर ये तो हो गया, ठीक है। Many economists call this an important failure of our policies followed during 1950 और 1990। और क्योंकि हम सिर्फ 2.5% ही ग्रोथ कर पाए, इसलिए कई लोग मानते हैं कि ये पॉलिसीज फेल रहे। सॉरी, देखो ध्यान रखना, कई लोगों का मानना है, हकीकत नहीं है। देखो होता क्या है, जब पहले ही हमारी कंडीशन बहुत खराब हो तो स्टार्टिंग में होता है, बेस बनने में बहुत टाइम लगता है, और जब कंडीशन पहले से बेटर हो तो फ्लाई ऑफ करना बहुत आसान होता है, नहीं उसको और स्पीड से बढ़ाना आसान होता है। तो अभी जो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है ना, तो इसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी, तो उस बेस को ही मजबूत करने में बहुत टाइम लग गया, इसीलिए ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जब ग्रोथ रेट ज्यादा होगी तो वो ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि उस टाइम उन्हें सिर्फ फ्लाई ऑफ करना है, मतलब बेसिक बेस कंप्लीट हो चुका है, उन्हें आगे बढ़ना है, तो ग्रोथ रेट ज्यादा हो सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी यूटिलिटी नहीं थी जो हमने 1950 से 1990 के बीच में किया, उसकी भी अपनी यूटिलिटी है। आगे देखिए, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। Economists have found that poor nations can progress only if they have a good industrial sector. Industries provided employment which is more stable than the employment in agriculture. So industries provided employment which is more stable than employment in agriculture. इंडस्ट्रीज में जो काम मिलता है वो एग्रीकल्चर से ज्यादा स्टेबल है। कैसे? क्योंकि वहां पे दिन में काम करो, आपको हैंड टू हैंड सैलरी महीने के एंड में मिल जाएगी, जबकि एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी कम क्यों? मान लो क्रॉप बाद में खराब हो गई तो अर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई इट प्रमोट द मॉडर्नाइजेशन ओवरऑल प्रॉस्पेरिटीज। इट इज फॉर this reason that the 5-year plan placed a lot of emphasis on the industrial development. You might have studied in the previous chapter that अब ये बात हो गई। कुल मिला के बात ये बोलना चाह रहा है, क्योंकि इन एग्रीकल्चरल फील्ड में हमारी स्टेबिलिटी बहुत कम थी, स्टेबिलिटी कम थी, तो इसीलिए ये प्लान किया गया कि 5 ईयर प्लान बनाया जाए। क्या किया जाए? 5 ईयर प्लान बनाया जाए। 5 ईयर प्लान का मतलब होगा कि 5 साल की पॉलिसी लाई जाएगी और 5 सालों के हिसाब से कंट्री को डेवलप कराया जाएगा, तो इसलिए 5 ईयर प्लान डेवलप किए जाएंगे। ओके, तो ये 5 ईयर प्लान की बात की जा रही है। यू माइट हैव स्टडीड इन द, अब ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आई होप ये चैप्टर हमारा शायद कंप्लीट हुआ नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी कितना, अभी बहुत बाकी है।
नहीं कंप्लीट नहीं हुआ वो, बस मुझे लगा था। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना कितना कहाँ पे क्या चीज है। ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वाज वेरी नैरो, यानी हमारी कंट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप की गई। तो इसमें है लार्जली कन्फाइंड टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री। कॉटन भी एग्रीकल्चर से मिलता है और जूट भी एक तरीके से एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है। देयर वर टू वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स इन द जमशेदपुर एंड द अदर इन कोलकाता। तो अगर हम बात करें उस जमाने में इंडस्ट्रीज की, यानी 1990 के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की, तो उन इंडस्ट्रीज में आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप कर रही थी जमशेदपुर में। इसके अलावा एक इंडस्ट्री थी कोलकाता के अंदर। बट ऑब्वियसली वी नीडेड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी वाज टू ग्रो। यानी कहने वाली बात है, तब भी हर कोई होता है ना, हर कंपनी ग्रो करना चाहती है। सिमिलरली हम भी चाह रहे थे कि हमारा भी एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रीज का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए। देन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो बहुत सिंपल था, आपने ये 9th क्लास या 10th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। पब्लिक पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जिसका ओनर क्या है, गवर्नमेंट है। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग क्या हुआ, ऐसा सेक्टर जिसका गवर्नमेंट ओनर होगी। और प्राइवेट यानी किसी इंडिविजुअल फैमिली या इंडिविजुअल पर्सन जिसका ओनर है, उसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। So in the big question facing the policy maker was what should be the role of the government and the private sector in industrial development. At the time of independence, Indian industrialists did not have the capital to undertake. अब ये हमारे काम की चीज नहीं है कि हमारी कंट्री में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था, तो कई सारे बिजनेसमैन लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। तो उनमें हम लोग समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी को रन करना है तो इनमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ब्रिटिशर्स ने कभी इन कंपनीज के अंदर या फिर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया नहीं जितना करना चाहिए था, और ब्रिटिशर्स को बिल्कुल इंटरेस्ट है नहीं। Nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major project, even if they had the capital to do so. कई बार ऐसा भी होता था, बिजनेसमैन इंटरेस्ट नहीं लेते थे इंडियन मार्केट में, चाहे भले ही उनके पास कैपिटल हो। कैपिटल से यहाँ पे मतलब होता है मनी। ठीक है, जब भी हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, कैपिटल मतलब मनी। इट इज प्रिंसिपली फॉर दीज रीजन दैट द erstwhile government had to play an extensive role in promoting the industrial sector. ठीक है, तो अब हुआ ये धीमे धीमे कि गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट है। In addition, the decision to develop the Indian economy on socialist line lead to the policy of the government controlling the commanding height of the economy as a second five-year plan. Put it. अब इसका मीनिंग क्या है? स्टार्टिंग में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, है ना, आपको मालूम ही होगा। तो ऐसे सोचा गया कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सोशलिस्ट टाइप की होनी चाहिए। सोशलिस्ट टाइप का मतलब क्या होता है, जहां पे सभी लोगों को अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ मनी या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ मिल रही होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं। तो बोला ये गया कि सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी डेवलप करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ऐसा किसको लग रहा था, हमारी कंट्री में जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, अब इसी बेसिस पे ये सोचा गया कि क्यों ना, है ना, इंडस्ट्रीज को ग्रो किया जाए, और ग्रो करने के साथ साथ वहां पे क्या हम करेंगे, एक प्रॉपर 5-year प्लान बनाएंगे जो सभी के लिए एलिजिबल, सभी उसको फॉलो करें। और ऐसा जब किया जाएगा तो हमारी कंट्री में सोशलिस्ट इकोनॉमी रन नहीं कर पाएगी, कोशिश तो करेंगे बट चलेगी नहीं। This meant that the government would have complete control of those industries that were vital for the economy. तो अब ये सोचा गया कि जितनी भी इम्पोर्टेंट मतलब कंपनीज हैं या इम्पोर्टेंट गुड्स जहाँ पे बनाए जाते हैं या फिर जिनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो सभी कंपनी कैसी होंगी, गवर्नमेंट की होंगी। और आप जानते हो कि गवर्नमेंट ढंग से काम मतलब करती है बिल्कुल ही, लेकिन कई बार थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू बी complementary to those of the public sector with the public sector leading the way. अब यहाँ पे बोला गया कि देखो, स्टार्टिंग में या फिर सभी में
सबसे आगे कौन होगा? पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की कंपनियां। देन इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म यानी सहयोग के फॉर्म में दूसरी इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट है वो इसकी हेल्प कर सकती हैं। यानी प्राइवेटों को ये मान के चल रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के साथ में काम करना है, गवर्नमेंट की हेल्प के फॉर्म में, ना कि इंडिपेंडेंटली उनको वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। अब आ जाइए, अब जो असली चीज स्टार्ट होती है वो है यहाँ से, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इसका मतलब क्या है कि 1956 में जो पॉलिसी लाई गई 5 ईयर प्लान वाली, उसमें फोकस किया गया सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज पे। तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, जो 1956 और हम लोग इंडिपेंडेंट कब हुए? 1947। यानी 56 की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमारे कंट्री में इलेक्शन हुए 1950 में, 52 के अंदर, तो पहली गवर्नमेंट बनने के बाद जब दोबारा से 5 ईयर प्लान बनाया गया होगा तो कंट्री का फोकस किस चीज पर था? सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में। और पहले 5 ईयर प्लान में किस पे फोकस था? एग्रीकल्चर पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो सबसे ज्यादा फोकस है वो था एग्रीकल्चर पर, और सेकंड 5 ईयर प्लान में जो फोकस था वो था इंडस्ट्रीज पर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अब आगे, in accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy resolution of 1956 was adopted। यानी 1956 में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की बात की गई। This resolution formed the basis of the second 5 year plan। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का बेसिक ये था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए हम लोगों को। The plan which tried to build the basis for a socialist pattern of society, this resolution classified industries into 3 categories। The first category comprised industries which would be exclusively owned by government। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। नंबर वाइज बात करें तो 3 इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं। पहला जो टाइप है वो प्रॉपरली वो है उस तरह की इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के अंडर में होती है। द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, सप्लीमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगा, with the government taking the sole responsibility for starting new units। और यहाँ पे गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि हम नए नए यूनिट्स बनाएंगे, नए नए सेंटर्स बनाएंगे। और द थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। तो पहला हो गया प्रॉपरली गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा हो गया गवर्नमेंट और प्राइवेट का ग्रुप यानी अलायंस, और तीसरा होगा प्रॉपरली प्राइवेट सेक्टर। तो आई होप ये 3 तरह के सेक्टर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी, समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? इसमें वॉइस आ रही है अभी? यस सर। चलो ठीक है, आगे देखिए। ऑल्दो देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, द सेक्टर वाज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल। अब ध्यान रखिएगा, भले ही इंडस्ट्री प्राइवेट है लेकिन तब भी वो स्टेट की कंट्रोल में आती है थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस। क्यों? क्योंकि उसको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। और क्योंकि ये वो टाइम है कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए होगा, इसीलिए इस टाइम को हम लोग बोलते हैं लाइसेंस राज। इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसेंस राज। जब दुनिया में हर जगह लाइसेंस के बेसिस पर काम हो रहा था तो उसको बोला गया लाइसेंस राज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या समझ में आ रहा है ना? जहां पर भी नहीं आए आप बता देना। ठीक है, देखिए अभी आगे। This policy was used for promoting industries in backward regions. It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area। और अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से बेनिफिट दिए जाने लग गए।
अलग अलग तरीके से बेनिफिट देने का मतलब ही ये होता है कि जिससे कि डेवलपमेंट उनका प्रॉपरली हो पाए। डेवलपमेंट होने का मतलब ये हुआ कि टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है वहां पे उनको अदर बेनिफिट दिए जाएंगे, जिससे बैकवर्ड वाले एरिया भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। अभी याद करने वाली चीज नहीं है ना, बस ये समझने वाली बात है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसे रन करी होगी, कैसे वो भारी भरकम टर्म्स जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं वो कैसे आए होंगे। तो ये उन सब चीज का स्टार्टिंग है कि कैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी बिल्डअप होना स्टार्ट हुई थी। In addition, such units were given certain concessions such as tax benefits, electricity at a lower tariff. The purpose of this policy was to promote regional equality. अब बेनिफिट क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए, यानी बिजली का बिल कम आए, ठीक है। टैक्स का बेनिफिट, तो देखो फार्मर्स लोग मोस्टली टैक्स भरते ही नहीं है ना, और प्लस रीजनल इक्वालिटी बनी रहे, इन सभी चीजों पे फोकस किया गया। Even an existing industry had to obtain a license for expanding output or for diversifying production. अब जो इंडस्ट्री पहले से बनी हुई थी उनको भी अपने आप को लाइसेंस लेना होगा, किस चीज के लिए? अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। तो आप बार बार एक नाम सुन रहे हो, लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस, इसका मतलब ये हुआ कि लाइसेंस वाला सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो चुका है। हर काम के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। This was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than what the economy required. और ये भी बोला गया कि उतने ही गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं जितने की इकोनॉमी को रिक्वायरमेंट है। और इसी को हम लोग सोशलिज्म के टर्म में भी समझते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मतलब चीजों को बनाया जाए। License to expand production was given only if the government was convinced that the economy required a large quantity of goods. और ध्यान ही रखने वाली बात है कि अगर कभी आपको लग रहा है कि मुझे एक्सपेंड करना है, यानी मुझे अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ानी है, तो उस केस में ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट को भी लग रहा हो कि हाँ ये ग्रोथ करने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा आगे ग्रो करने का। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात समझते हैं हम लोग कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोला जा रहा है। इन 1955, ऐसे समझ लो कि इलेक्शन के बाद वाला टाइम, यानी फर्स्ट इलेक्शन के बाद वाला टाइम, द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, also called the Carvey Committee, noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development. और 1955 के अंदर कार्वे की लीडरशिप में कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का काम ही ये था, ये पता लगाना कि जो ये डेवलपमेंट वगैरह चल रहा है और इसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका प्रमोशन कैसे हो पा रहा है, यानी ये प्रमोट कैसे हो रही है। A small scale industry is defined with the reference the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. इसका मतलब ये होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बोलते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करने की एक लिमिट होती है, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके से, है ना, एक लिमिट है। In 1950, small scale industrial unit was one which is a maximum of rupees 5 lakh, यानी 5 लाख रुपए के आसपास उसके पास होने चाहिए, तो उसे हम लोग कौन सी इंडस्ट्री बोल देंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल दिया जाएगा, जिसमें कितना आ गया है? 5 लाख रुपए, ठीक है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन रुपीज 1 करोड़। पहले के टाइम में 5 लाख था, आज के टाइम में जिन इंडस्ट्रीज का वैल्यू 1 करोड़ के आसपास है उसे बोलेंगे स्मॉल स्केल। It is believed that small scale industries are more labor intensive, that is they use more labor than the large scale industries and therefore generate more employment, but these industries cannot compete with the big industry firm. It is obvious that the development of small scale industries requires them to be shielded from the large firms. अब यहाँ पे बोला गया है कि देखो किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली उसे कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ेंगे, उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और जो कंपनी पहले से इसी फील्ड में है, स्मॉल स्केल की फील्ड में, वो उससे कम्पीट कर रही होगी। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि उनका आपस में कंपैरिजन या कंपटीशन जो है वो कंपटीशन रुक जाए, है ना, ऐसा कुछ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। It is obvious that the development of small scale industries requires them to be shielded from the large firms, और स्मॉल स्केल तभी ग्रो कर सकती हैं जब लार्ज स्केल पर कुछ रोक टोक हो,
है ना, यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है. For this purpose, the production of a farm of numbers of products was reserved for the small scale industries. The the criteria of reservation being the ability of these units to manufacture the goods. और फिर ये देखा गया एबिलिटी कि किसमें कितना आउटपुट आ रहा है ना, कितना मतलब ग्रोथ कर रही इंडस्ट्री. दे वर ऑल्सो गिवन कंसेशन सच एज लोअर एक्सरसाइज ड्यूटी एंड बैंक लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट. और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनको यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अदर बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जा रहे थे. बेनिफिट यानी अल्टीमेटली कि वो मेहनत करें और कंट्री जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें. अगला है ट्रेड पॉलिसी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन. ट्रेड क्या होता है? ट्रेड यानी बिजनेस करना होता है. बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को सामान बेचा, बदले में आपको रुपया मिला, यानी आपने उस गुड्स को एक्सचेंज कर लिया मनी के साथ. तो जब भी कभी गुड्स को एक्सचेंज करते हैं मनी के साथ तो उसे ही हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में काम कर रहे होते हैं. और जब भी गुड्स को हम लोग गुड्स से एक्सचेंज करेंगे तो उस केस में हम उसे बार्टर सिस्टम बोल रहे होंगे. देखिए, trade policy import substitution. The industrial policy that India adopted was closely related to the trade policy. यानी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई उसे हम लोग ट्रेड पॉलिसी के नाम से जानते हैं. इन द फर्स्ट 7 plans, trade was characterized by what is commonly called as inward-looking trade strategy. Technically, this strategy is called import substitution. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ, सबसे पहले जब हमने हमारी कंट्री के लिए 5 प्लान बनाना स्टार्ट किया तो हमने इनवर्ड यानी कंट्री की ग्रोथ पे फोकस किया, है ना. और इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन होता है कि सबसे पहले हमें अपने मतलब जो भी प्लान्स बनाए गए तो वहां पे पहले एक इंडस्ट्री को फाइनल बताने की बात की गई. दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल्स made in a foreign country, industries would be encouraged to produce them in India itself. In this policy, the government protected the domestic industries from foreign competition. Protection from import took to farmers tariff barriers. अब इसको समझो थोड़ा सा. अगर हमारी कंट्री में बहुत अच्छा सामान नहीं बन रहा है और हम दूसरी कंट्री से सामान खरीद रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद होगा ना कि हमारी इंडियन कंपनी उसमें बंद हो सकती है या फिर इंडियन इंडस्ट्री बंद हो सकती है. तो इस तरीके से कोई भी इंडस्ट्री बंद ना हो, यानी सभी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करती रहें, उसके लिए कोशिश की गई कि हर एक इंडस्ट्री एक साथ मिलकर ग्रो करे, है ना. व्हीकल वगैरह इसके लिए इस तरह से डेवलप किया गया. देन इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टुक 2 forms, टैरिफ एंड कोटास. तो अब ध्यान रखिएगा कि जो इंपोर्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टुक 2 forms, 2 फॉर्म में होता है, एक तो टैरिफ एंड कोटास. इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से अगर हमें अपने इंपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है तो टैरिफ का बहुत ध्यान रखना होगा. टैरिफ यानी बाउंड्रीज पे लगने वाला टैक्स. बाउंड्री से मतलब, हाँ जी, बाउंड्री से मतलब क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बॉर्डर, हाँ, वहां पे लगने वाला टैरिफ. अब देखिए आगे, टैरिफ आर टैक्स. टैरिफ एक तरह के टैक्स होते हैं ऑन इंपोर्टेड गुड्स. टैरिफ हमेशा इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है. कभी भी ऐसा नहीं है कि इंडिया का ही गुड है, इंडिया में रखा हुआ उस पर टैरिफ लग रहा है, उस पर टैरिफ नहीं लगेगा. टैरिफ हमेशा किस चीज पे लगता है? इंपोर्टेड गुड्स पर. दे मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव. और क्योंकि हमने बाहर से मंगवाया हुआ है, इंपोर्टेड है, उसमें टैरिफ भी लग गया, तो ये क्या हो जाते हैं? एक्सपेंसिव हो जाते हैं. एंड डिस्करेज देयर यूज. और क्योंकि चीज महंगी हो जाती है तो लोग उसे कम पसंद करते हैं खरीदना. ठीक है. कोटास स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड. कोटा का मतलब क्या हुआ था? कितना मतलब कितना मंगवाया गया है, कितना लॉट आया है, उसे बोलते हैं कोटा. ठीक है. restrict imports and therefore protect the domestic firms from foreign competition. और ये प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन फर्म्स के कंपटीशन से. फॉरेन फर्म का कंपटीशन है दूसरी कंट्री से कंपटीशन के साथ. The policy of protection was based on the notion that industries of developing countries were not in a position to compete against the goods produced by more developed
इकोनॉमी। अब होगा ये कि कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी जिससे डेवलपिंग कंट्रीज भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, सेफ कर पाए और compete कर पाए डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ। डेवलप्ड जो कंट्री है उनके साथ हम लोग compete कर पाए। तो जो होता क्या है, कई बार जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, फिर चाइना मान लीजिए, वो डंप कर देती है हमारी कंट्री में गुड्स को। डंप यानी कुछ ऐसी चीजें जो कम यूजफुल है, कम टेक्नोलॉजिकल है, लेकिन उनको इंडिया में क्या कर दिया गया, एक्सपोर्ट कर दिया गया। तो उसे हम लोग बोलते हैं डंपिंग। उन चीजों से compete करना है कि हमारी प्राइस हमेशा मिनिमम रहे। It was assumed that if the domestic industries were protected, they would learn to compete in the course of time. Our planners also feared the possibility of foreign exchange being spent on import of luxury goods. If no restrictions were placed on imports, nor was any serious thought given to promote exports until the mid 1980। अब ये पूरी कहानी है क्या, बताना चाह रहा है कि हमने सबसे पहले जो प्लानर्स थे उनको डर लग रहा था कि हम अगर फॉरेन एक्सचेंज पर टैक्स वगैरह बढ़ा देते हैं, लोग तो बढ़ा देते हैं, तो उससे कहीं दिक्कत ना आ जाए। लेकिन बाद में ये सोचा गया कि नहीं, लग्जरियस थिंग्स पर जो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं उन पर तो हमें टैरिफ बढ़ा ही देना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम दूसरी कंट्री से ट्रेड ही नहीं करते थे, फिर धीमे धीमे ट्रेड किया, और आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो हमारे टैरिफ बैरियर भी कम हो गए हैं। टैरिफ बैरियर मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने पर लगने वाला टैक्स। अब ये लगाना क्यों जरूरी है, जैसे मान लो, सपोज करो तुम्हारी कंट्री है और तुम खुद, अभी जैसे दिवाली आ रही है और दिवाली पे आपको दीपक बनाने हैं, आप दीपक खुद ही सेल करते हो। अब मालूम पड़ा कि जिस इलाके में आप रहते हो उस इलाके में आपके अलावा कोई दीपक और ही बेच रहा है और लास्ट ईयर वो नहीं था। और अगर आप पावरफुल हो तो आप उस दूसरे शॉप वाले से तो ये बोल सकते हो कि भैया तुम दीपक नहीं बनाओगे, पहली चीज। दूसरा, अगर दीपक बनाओगे भी तो उसका फाइनेंस को मिलेगा तुमको। तो अब इस चीज में समझो, यहाँ पे एक चीज क्या है कि इसी के लिए पॉलिसीज बनानी होती है कि कैसे हम उस इनपुट को जो हमारे सामने बढ़ेगा उसे बैलेंस करेंगे, है ना। तो आउटपुट इनपुट जो है उसका फ्लो को बैलेंस बनाने के लिए ही यहाँ पे चीज बोली गई है कि हम क्या करते हैं, कई बार ये देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जब इंपोर्ट कर रही हैं कुछ चीजों को या फिर हमें कुछ दे रही हैं या फिर वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो उसको किस तरीके से नजर में रखना है। अगला है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या फर्क पड़ा पॉलिसीज का, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे पॉलिसी से डायरेक्टली रिलेटेड है वो समझेंगे हम लोग। द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पहले 7 प्लान are impressive indeed. The proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 13% in 1950 to 24.6% in 1991। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ने स्टार्ट हो गया। किस चीज का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, एग्रीकल्चर में अपना आउटपुट बढ़ाया था। अब एग्रीकल्चर के बाद हमने सेकंड किसमें आउटपुट बढ़ाया हुआ है, इंडस्ट्रीज में, और इंडस्ट्रीज के बाद हम लोग किसमें बढ़ाएंगे, टर्सरी सेक्टर में। और आज के टाइम में हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, टर्सरी सेक्टर पर ही है, और हम लोग टर्सरी सेक्टर में ही ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन आ गया, द राइज इन द इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ जीडीपी इन एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। और जब भी कभी जीडीपी के अंदर इंडस्ट्रीज और टर्सरी सेक्टर का परसेंटेज बढ़ने लगे तो ये कंट्री के लिए क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। द 6% ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड कमेंडेबल, ठीक है। नो लॉन्गर वाज इंडियन इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। और अब क्या हुआ, हमारी कंट्री में इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कितनी हो गई, लगभग 6% के आसपास, जो काफी अच्छी मानी जाती है। और अब हम सिर्फ कॉटन और टेक्सटाइल तक ही लिमिटेड नहीं है, हम डिफरेंट इंडस्ट्री फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और फिर 1991 के बाद तो हम लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई कर ही देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आफ्टर 1995 द पब्लिक सेक्टर, द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into business। और बाद में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बिजनेस लोन देना भी स्टार्ट किया, जिससे जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं उनकी हेल्प इसमें हो जाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन enabled the development of indigenous industry। इंडिजिनस यानी अपनी ही कंट्री की
इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर विच अदरवाइज कुड नॉट हैव डेवलप्ड। तो सबसे पहले हमारी ही कंट्री की इंडस्ट्रीज को डेवलप होने का मौका दिया गया, क्योंकि अगर दूसरी कंट्रीज की इंडस्ट्रीज को हम लोग मौका देते तो हमारी कंट्री की इंडस्ट्री ग्रो कर ही नहीं पाती। In spite of the contribution made by the public sector to the growth of the Indian economy, some economists are critical to the performance of many public sector enterprises. It was proposed at the beginning of this chapter. तो ये तो अब काम का नहीं है, तो अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंडियन इकोनॉमी के फील्ड में परफॉर्मेंस पर काफी फोकस किया गया पब्लिक सेक्टर की पे, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ये जो दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में क्योंकि कंट्री फोकस कर रही है विद इन द कंट्री डेवलपमेंट पर, और जब विद इन द कंट्री डेवलपमेंट में बात करते हैं तो उसमें फोकस करते हैं पब्लिक सेक्टर पे। इसीलिए अभी लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत ज्यादा है, पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। पब्लिक सेक्टर में जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है और प्राइवेट सेक्टर को इतना प्रमोशन नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी की बात करें हम लोग करंट 2023 की, तो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा किसमें ग्रोथ हो रही है? टर्सरी सेक्टर में, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो इतना ही हम लोग रखते हैं। अच्छा, ये तो भी बहुत बड़ा पैराग्राफ है। हाँ, तो ये पूरी घुमा फिरा के बात यही जो असली चीज है वो ये है, परमिट लाइसेंस राज। क्योंकि इस टाइम में हर चीज के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो इस टाइम को ही क्या नाम दे दिया? परमिट और लाइसेंस राज। क्योंकि अगर कुछ भी चीज करनी है तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, और कोई प्राइवेट पर्सन करना चाह रहा है तो उसके ऊपर उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसमें लिमिटेशंस होंगी बहुत सारी। तो इसलिए इस टाइम को बोला गया लाइसेंसिंग राज, और बहुत क्रिटिसाइज किया गया इसको। बस इसमें आपको ये लाइन ही ध्यान रखनी है कि ये लाइसेंस राज सिस्टम था। और हम 1991 में हमारी कंट्री की इकोनॉमी की पॉलिसी कब चेंज हुई? इकोनॉमिक पॉलिसी हमने चेंज की है 1991 में, और 1991 के बाद जो पॉलिसी बनी वही पढ़नी जरूरी है। और ये जो कंक्लूजन आ गया है, ये कुछ नहीं है, जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है वही कंक्लूजन है, जो कि काम का हमारे है नहीं। कि जो सिस्टम था जमींदारी सिस्टम वगैरह वो सब कुछ बेकार था और वो खत्म हो गया, और एक नया सिस्टम स्टार्ट होगा 1991 के बाद। तो बस ये इतना ही था, और आई थिंक ये चैप्टर भी डन हुआ हमारा। एक बार आप रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की, ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। हम पीडीएफ में भी भेज दूंगा आपको, है ना, पीडीएफ भी ग्रुप में डाल देंगे। 11th क्लास की पीडीएफ है ये। अगली क्लास में हम लोग करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट क्लास की लिंक आपको ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है, और ये वाला टॉपिक हमारा रहेगा। आप लोग रीडिंग करते रहिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ अभी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ओके जी, चैप्टर वाइज चैप्टर। थैंक यू सर। हाँ, चैप्टर वाइज चैप्टर चलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके देन, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।